हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 8th क्लास की हिस्ट्री, और जिसमें मैं आपको कंप्लीट इसकी थ्योरी और विद क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं दिन ब दिन अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करूंगा और आगे जाकर आपके लिए हर तरह की गाइडलाइंस आपको मुहैया करूं और हर एक टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो टुडेज आवर डिस्कशन इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द 8th क्लास, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहाँ। अब देखो, before we discuss this topic, I would like to explain the overview of the exact meaning of the history. तो सिंपली हिस्ट्री क्या है? व्हाट वी स्टडी अबाउट द पास्ट। जो कुछ भी हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। पास्ट में जिस भी तरह से आपके मूवमेंट्स हुए हैं, आपके जिस भी तरह से डायनेस्टीज़ आई हैं, कौन कौन से रूलर रहे हैं, कौन से ऐसे ज़िंदगी के आपके अहम जो इवेंट्स हैं वो हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ रही हैं, किस किस तरह के यहाँ पे कौन कौन से ऐसे किंगडम रही है, ब्रिटिशर कब आए, फॉरेनर्स कब आए, ट्रेवलर्स कब आए। तो इन्हीं के बारे में अब हम आपकी इस हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यू हैव स्टडी इन अर्ली क्लासेस इन 6th क्लास अर्ली ह्यूमन बीइंग। कदीम इंसान के बारे में आपने पढ़ा, उसने किस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करा, उसने कब खेती बाड़ी के बारे में जाना, वो क्या पहनता था, उसका कल्चर कैसा था, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, ओवरऑल जो कुछ भी उसकी सिविलाइजेशन कैसी थी उसके बारे में आपने पढ़ा। अगर हम जाएंगे मेडिवल पीरियड में, जो आपने 7th में पढ़ा, उसमें आपने पोस्ट जो आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेकर मुग़ल सल्तनत जो लास्ट एम्पायर बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड जिसको कहा जाता है, उसके बारे में आपने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स। तारीखें कितनी अहम हैं। ये जो तारीख होती है ना, डेट, आपकी पैदाइश, जिस तरह से आपकी पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ है, आपके पेरेंट्स की, आपकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ पे हुई है, आपकी ज़िंदगी में किन किन मसाइल से आप पास्ट में, माजी में आप वाबस्ता हुए हैं, आपने उन मुश्किलात का सामना किया है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए एक एग्जैक्ट डेट होती है, और वही यहाँ पे डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, डेट की क्या अहमियत है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा दौर था जब तारीखदान जो थे, जो हिस्टोरियन थे, वो फैसिनेटेड थे, वो पुरजोश रहते थे इस बात के बारे में कि ये पीरियड कब से शुरू हुआ, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्रोन्ड एंड बैटल्स वर फॉट। और वो इसके बारे में, इन डेट्स के बारे में गरम गरम बहस व मुबाहसे करते थे। वो इस बारे में, इस डेट के बारे में वो लोग डिस्कशन करते थे हिस्टोरियन, कि किस बादशाह का कब तक उसका क्रोन्ड रहा है, उसका तख्त व ताज कब तक रहा है, उसने कौन कौन सी लड़ाई करी हैं। तो ये हम उन डेट्स के बारे में, इसलिए इन डेट्स की क्या है, अहमियत है। इन द कॉमन नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। अब देखो, अगर हम कहेंगे एक आम शऊरी तौर पर अगर हम इसका मफहूम पेश करेंगे, तो हिस्ट्री, ये जो डेट्स आपकी है, ये रिलेटेड आपकी किससे है, आपकी डेट्स रिलेटेड है हिस्ट्री के साथ। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। अब देखो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ डिस्कशन करते हो कि हिस्ट्री जो है ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें डेट्स वगैरह होती हैं, इसमें मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ की अलग अलग डेट्स होती है, इट्स ए बोरिंग सब्जेक्ट्स बट मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हिस्ट्री इज़ एज ईजी एज़ योर नेम। इजी इस तरह है क्योंकि डेट्स और ये जो मूवमेंट, जो कुछ भी आप इसमें पाओगे, आपको बआसानी वो याद हो जाएगा। इज़
सच ए कंसेप्शन ट्रू। तो कुछ लोगों का क्या ये चीज़ ठीक है कि गलत है कि हर लोगों को बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है, ये हिस्ट्री जो है वो उनको टफ लगती है। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर आवर टाइम। अब देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिन ब दिन यानी कि अकर आवर टाइम के तहत वो जो है मतलब इसकी चेंजेस आती हैं। जैसे अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, उस ज़माने में इंसान कैसे रहता था, वो कैसे खाता पीता था, उसका हंटिंग एंड गैदरिंग सिस्टम था, उसके टूल्स कैसे कैसे थे, उसका रिलीजियस किस तरह का था, वो किन किन चीज़ों पर यकीन करता था। लेकिन अगर हम एंशिएंट के बाद मेडिवल की बात करेंगे तो एंशिएंट में ही जैसे मौर्यंस अंपायर रहा है, उसके बाद आपका गुप्ता पीरियड रहा है, गुप्ता पीरियड के बाद आपका जो है यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत का रूल जो है शुरू होता है। तो पीरियड बाय पीरियड एंशिएंट टाइम में क्या हालात थे एक इंसान के, या जब इंसान वजूद में आया है तो वो कैसे रह रहा था, वो किन किन चीज़ों से दो चार हो रहा था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। लेकिन पास्ट की बात, एंशंट की बात अलग है, मेडिवल की बात अलग है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंसान जो है इन चीज़ों ये तारीख जो हमारी है, ये हमारी हिस्ट्री जो है, इसमें वक्त के साथ साथ जो है तब्दीलियाँ भी आती हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स वर चेंज्ड। अब देखो पास्ट में मैंने कहा उनका कल्चर, अर्ली मैन का कल्चर कैसा था, वो कपड़े कैसे पहनता था, वो खाने का किस तरह इंतज़ाम करता था। लेकिन मेडिवल और मॉडर्न की अगर हम बात करेंगे तो आजकल के दौर में इंसान किस तरह से रह रहा है। तो ओवरऑल पास्ट जो है वो चेंज होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट जो है वो चेंज होता है फ्यूचर में। सिंपली यानी कि मान लो कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ वो पास्ट में एंशिएंट टाइम में इस्तेमाल करते थे, उन्होंने इंप्रूवमेंट करा, प्रोग्रेस करी, आगे बढ़ते गए। मेडिवल में थोड़ा उससे ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत, मतलब मान लो कि उनके पास टेक्चर आ गया। उसके बाद अलग आप देखेंगे अलग अलग औजार का उन्होंने इस्तेमाल करा। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। देखो हिस्ट्री को दो डेट्स में डिवाइड करा गया। एक है बिफोर क्या है, जिसको हम बीसी कहते हैं, बिफोर द क्रिस्ट पीस बी अपॉन हिम एंड आफ्टर द जीसस क्रिस्ट पीस बी अपॉन, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले उसको हम कहेंगे बीसी, और एडी कहेंगे हम आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्रिस्ट पीस बी अपॉन हिम के बाद। यानी कि हिस्ट्री की डेट को दो तरह से डिवाइड करा गया है। एक तो आपका बीसी है, बिफोर द क्रिस्ट, एंड एक क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ द क्रिस्ट में इसको डिवाइड करा है। उसी को हम कहते हैं बिफोर बीसी कहेंगे हम, और आफ्टर को हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर को हम लोग एडी कहते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। अब देखो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, हम एज ए हिस्टोरियन, यानी कि मान लो हमारे पेड़ पौधे हैं या जो भी चरिंद परिंद है, जो भी जानवर है, हम कभी भी उनके बारे में डिस्कशन करते नहीं हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ़ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड। अब देखो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी रिहाइश पजीर, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे हम हमेशा देखते हैं वही चीज़ें, तो कभी भी हमने उनके बारे में डिस्कशन नहीं करा। लेकिन बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस। जब हमारी इस चीज़ को जानने की ख्वाहिश होती है, हम लोग इस चीज़ की डिज़ायर्स करते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। अब देखो हम इन चीज़ों के बाद जब हम कोई अजीब व गरीब चीज़ देखते हैं, अब जब हम कोई भी हमारे पास वंडर्स आता है, कोई अजूबा आता है, कोई डिफरेंट थिंग्स आती है, तो उसके बारे में हम लोग क्यूरियस होते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, ये चीज़ मतलब कोई यूनिक चीज़ आपके सामने आती है, तो आप लोग के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करते हो कि ये चीज़ कैसे वजूद में, इससे पहले क्या लोग करते थे, क्या क्या करते थे। वाचिंग समवन सिप ए कप ऑफ ए टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब देखो कोई टी स्टॉल पे, रोड साइड पे आप लोग टी पी रहे हो, तो आप लोग आपस में क्या है, बैठे बैठे ही आप लोग इस चीज़ की डिस्कशन करते हो कि ये चाय जो है इसको कब सबसे पहले शुरू किया गया है, या कॉफ़ी जो है इसको सबसे पहले कब पिया गया है, यानी कि इस्तेमाल में लाया गया है। तो इन चीज़ों की आपको क्या है, क्यूरियस, इन चीज़ों के बारे में आप लोग रहते हो कि ये चीज़ें कब वजूद में आई। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन, यू मे आस्क यूर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ द रेलवेज। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to print it.
बिगन टू बी प्रिंटेड। अब देखो सिंपली मैं आपको कहूँगा, जब आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप रेल में बैठे होते हैं या गाड़ी में किसी भी तरह आप एरोप्लेन में बैठे होते हैं, तो आप लोग को उस वक्त क्या होता है, क्यूरियस होते हैं। आप लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं कि यार इससे पहले लोग किस तरह से पैदल चलते थे, क्या क्या आलात का वो लोग, किन किन टूल्स का किस तरह से वो लोग ट्रैवल करते थे। अगर हमारे पास रेलवे जो है 1853 से आई है या एरोप्लेन का वजूद में आया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का भी हमने 1864 ऑलमोस्ट वी हैव हमने जो है प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करा, जिसको आजकल आप लोग न्यूज़पेपर कहते हैं। तो हम लोग जो है ना इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी चीज़ का वजूद में है, इससे पहले लोगों का कल्चर कैसा था, उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। ओवरऑल हम जो है क्यूरियस रहते हैं जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू द नोशन ऑफ ए टाइम। तो हर एक चीज़ को मतलब जब भी हिस्टोरिकल क्या है, हमसे जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हमसे हमारे सामने आती है, हम लोग उनके वो जो आइडिया होता है, हम पीछे टाइम में जाते हैं कि इससे पहले वो लोग क्या पहनते थे, इससे पहले वो कैसे ट्रेवल करते, इससे पहले वो किस तरह से न्यूज़ को पढ़ते थे। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। लेकिन प्रिसाइजली डेट्स को ठीक तौर पे बयान नहीं किया जाए। आप लोगों को पता है कि अगर हम एंशेंट की बात करेंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादातर ओरली चीज़ों को याद करते थे, वहाँ पे लिटरेचर उतना ही नहीं था, वहाँ पे एजुकेशन उतनी नहीं थी, लोग उतने नॉलेजेबल नहीं थे, उनके पास वो लोग जो है पत्तों पे लिखते थे, वो लोग जो है पत्थरों पे लिखते थे। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि हमारे पास हमेशा मतलब कोई भी चीज़ अगर वजूद में आती है, उसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट डेट प्रिसाइजली ठीक तौर पर हमको उस चीज़ की डेट जो है मुहैया नहीं होती है, ये किस ईयर में हुआ है, ये किस मंथ में हुआ है। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपेंड ओवर ए पीरियड टाइम। तो कुछ देर के लिए हम हकीकत में ये चीज़ें, ये जो भी हमारे पास डेट होती है, ये इनकरेक्ट होती है, ये ठीक तौर पे नहीं होती है, क्योंकि हमको क्लियरली पता नहीं चलता है। अब देखो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, जब यहाँ पे स्लेवरी डायनेस्टी आ गई, जब यहाँ पे सल्तनत डायनेस्टी आ गई, सल्तनत के बाद अगर हम दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम बात करेंगे, मुग़ल वाले आ गए, मुग़ल में थोड़ा बहुत लिखने, लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर आ गए तो ओवरऑल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत अथेंटिक मानेंगे, क्योंकि वी शुड हैव ए रिकॉर्ड, वी शुड हैव द प्रूफ ऑफ द डेट्स, इंसिडेंट्स, डेट्स, इवेंट्स एंड द डायनेस्टीज, फिर जाके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन ए डे। अब देखो जो हम एट ए टाइम जो है हम लोगों ने आज जो हम ड्रिंकिंग टी पीते हैं, ये पहले हमने अचानक ही इसको जो है इस्तेमाल करा नहीं है। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो, इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड ए टास्क फॉर इट ओवर ए टाइम। काफ़ी देर से उन लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करा, इन्वेस्टिगेट करा, तो जब ये चीज़ वजूद में आ गई फिर जाके उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लेकिन आप लोग देख लीजिए, सिमिलरली इसी तरह से हम इस चीज़ को सिंगल डेट में नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे कब तक रहा है, ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ है, पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, किस किस तरह से। लेकिन क्लियरली हमको हर एक मूवमेंट के बारे में क्लियरली हमारे पास क्या है, एक जानकारी नहीं है। और चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और किस किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है चेंज हुई है, किस किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है चेंज हुई। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ ए टाइम। तो यानी कि टाइम के जो टाइम गुजरता गया, हमारे पास अथेंटिक जो है डेट्स आने लगी, अथेंटिक मूवमेंट, मतलब जो भी हमारे पास क्या कहते हैं डाटा था वो अवेलेबल होने लगा। लेकिन टाइम को स्ट्रेच होने के बाद ना, जो टाइम गुजरता गया, हम लोग तहकीक चीज़ों के बारे में करने लगे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी आने लगी, तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या करा, हम लोग जो हैं इन डेट्स के बारे में जानने लगे, और उस जो भी कोई इंसिडेंट, जो भी कोई इवेंट्स हुआ है उसके बारे में जानने लगे। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। तो हमारे पास
मतलब उसमें हम क्या है, शक व शुबहत में रहते हैं। हमारे पास एक अथेंटिक स्पेन ऑफ ए टाइम हमने क्या करा, हम उसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ टाइम पीरियड को यहाँ से यहाँ ये बात चल रहेगी, यहाँ से इस दौर में ये चीज़ को इस्तेमाल करा था, यहाँ से यहाँ तक इनका ये कल्चर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अंग्रेज़ों का रूल रहा है। इस तरह से हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली उस डेट्स के बारे में कहते हैं, और डेट जो हमारे पास तारीख होती है। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रेंज ऑफ ए डेट। तो जिस तरह से स्प्रिंग होता है ना, जो तार की तरह हम इसको खींचते, आहिस्ता आहिस्ता हमने तहकीकात करते करते फाइनली हमने जो है डेट्स के बारे में जाना। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न, देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ ए बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। लेकिन अब मतलब एक वो दौर आ गया जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमको मतलब वो चीज़ें मिली कि लड़ाइयों के बारे में, कौन कौन सी जंगें कब हुई हैं, कौन सा इवेंट्स कब हुआ, कौन से वाक़ात कब कब हुए हैं। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़, रूलर की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, रूलर ने किस किस तरह से जंग किया है, कब से कब तक उसका रूल रहा है। हिस्टोरियंस wrote about the year a king was crowned, the year he married there। अब देखो हिस्टोरियन ने इसी बात को कलमबंद करा है, इसी बात को उन्होंने हिस्ट्री में लिखा है कि कौन सा बादशाह कब रहा है, उसने कब शादी की, उसके कितने बच्चे थे, उसके मरने के बाद कौन कुर्सी पे बैठा। मतलब ये ओवरऑल जो कुछ भी है ये हमने एज ए डेट जो है उनके एज ए डेट उनका लिखा है। फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्टोरीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो वहीं से ये चीज़ें जो हैं, जो भी वाक़ात हुए, जो भी मूवमेंट हुए, कौन सी डायनेस्टी कब है, कौन सा बादशाह कब है, उसके बाद कौन सा है, उसका आर्ट एंड कल्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैसा था, वो किस रिलीजियस उसका फेथ क्या था, ओवरऑल जो कुछ भी है वो हमने इन डेट्स की वजह से हमको पता चलता है। एज you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। अब इसके अलावा आप लोग देखते हो कि अलग अलग तरह से जो हिस्टोरियंस हैं वो इन बातों को यहाँ पे जो है लिख रहे हैं। अब मतलब मूवमेंट्स के अलावा बाकी चीज़ों को, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में और आर्ट एंड कल्चर के बारे में वो लोग लिख रहे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न इट देयर लाइवलीहुड, किस तरह से लोग जो हैं ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमी किस क्या क्या वो खाते हैं, कौन सी सिटीज़ कब डेवलप्ड हुई, उनकी मार्केट के बारे में, उनकी किंगडम के बारे में, उनके आइडियाज़ किस तरह से सेपरेट हो गए और किस तरह से उनका कल्चर, तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी जो है चेंज हो गई। तो ये ओवरऑल हमको किससे पता चलता है, डेट्स के बारे में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेट्स हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है तारीख़ में, क्योंकि हमको पता चलता है कौन सा बादशाह कब आया है, कौन सा बादशाह कब गुजरा है, उससे पहले कौन था, उसके बाद में कौन था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किस तरह से वो अपना ओवरऑल इंतज़ाम संभालता था। ओवरऑल ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, तारीखें कितनी अहमियत रखती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए विच डेट्स। अब देखो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। कहाँ से हमने इन डेट्स को जांच परख करा, हमने इस मयार को रखा, किससे हमने इन तारीख़ के बारे में या कब से हमने तारीख़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब देख लीजिए यहाँ पे द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। अब देखो जो भी डेट्स हमारे पास है, जो हमने सेलेक्ट करी है, या जो भी डेट्स हमारे इर्द गिर्द है, या किस भी तरह से हमारी कौन सी स्टोरी कब आई है, किस तरह से हमने जो है इसको कंपोज करा है पास्ट के बारे में, ये खुद ही आर नॉट इम्पॉर्टेंट देयर ओन, ये खुद ही इम्पॉर्टेंस नहीं रखती हैं। दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज ए इम्पॉर्टेंट। तो ये डेट्स जो है ये इम्पॉर्टेंस नहीं रखती हैं, लेकिन हम ही लोग जो हैं उन वाक़ात को जो पार्टिकुलर तौर पर, खुसूसी तौर पर उस दौर में हुए हैं जो अहम थे। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अगर हम फोकस जो है हमारा चेंज होता है पढ़ने का, इफ़ वी बिगन टू लुक एट ए न्यू इशूज़, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बी अपीयर सिग्निफिकेंट। यानी कि सिंपली आप देख लो आजकल क्या चल रहा है, आजकल कोरोना है, तो कोरोना की डेट को हम लोग जो हैं
इसी चीज़ पे आज आज कल जो है हर एक इंसान जो है फोकस कर रहा है कि ये कोरोना है, बहुत ही मुश्किलात है, क्या क्या है। तो यही इसी डेट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसमें लिखेंगे। मतलब सपोज़ मान लो जो भी आपके अहम वाक़ात होते हैं या जिस चीज़ की तरफ आपका फोकस होता है या जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं या कोई भी अहम वाक़ा आपकी ज़िंदगी में होता है, उसी डेट की आप लोग क्या लेते हो, अहमियत लेते हो। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियन रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता है जब ब्रिटिश हिस्टोरियन यहाँ पे आ गए या ब्रिटिशर आ गए इंडिया में, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। तो हर एक गवर्नर जनरल का जो रूल रहा है यहाँ पे, या गवर्नर जनरल जो यहाँ पे आए हैं उनका रूल जो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस हिस्टोरियन बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग देखते हो कि ब्रिटिशर यहाँ पे कब आए, 1600 AD में वो लोग यहाँ पे एंट्री मार गए हैं। उसके बाद पहले वो एज ए ट्रेडर आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1948 तक वो यहाँ पे रहे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट वाइसरी उनका था, यहाँ पे रहा। ये डेट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मुग़ल के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर ने किस तरह से यहाँ पे जो है अपना ओवरऑल जो है मतलब ट्रेड से लेकर टेरिटरीज़ तक, ट्रेड से लेकर क्रोन तक उन्होंने किस तरह से जर्नी को शुरू किया। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये डेटें। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर। और उसके अलावा हम बाकी जो डेट्स है, बाकी जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे आपके पास है वारन हेस्टिंग है, वेलेस्ली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लेटन है, रिबन है। मतलब ये तमाम नाम जो हैं ये कौन है, नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरी। तो ये जो है ना कि कौन कब आया है, किस तरह से आया है, इनके बारे में हम लोग जो है जानते हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनलिटीज़। ये जो पर्सनलिटीज़ यहाँ पे रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो पहले यहाँ पे कौन कौन सी इनकी पर्सनल अहम उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टू दियर एक्टिविटीज़, क्या क्या वो यहाँ पे करते हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने यहाँ पे करी। इट वाज as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of the British. अब वो कब कब कौन वाइसरी, कब कब कौन गवर्नर जनरल आया है। तो पहले तो यहाँ पे गवर्नर आए थे, फिर गवर्नर जनरल आ गए, गवर्नर जनरल के बाद हमारे वाइसरी आ गए, तो उसके बाद ब्रिटिश रूल जो है यहाँ से ख़त्म हो गया 1948 के बाद। कैन वी नाउ राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन ए different way? How do we focus on the activities of the different groups and classes in India society within the format of a history of the governor general? When we write history, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, we divide it into chapters, some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on the events that help us to give shape टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। देखो हम उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं जिनसे हम कोई स्टोरी, कोई हिस्ट्री जो पास्ट आपका है वो एक अहम वाक़ात से गुजरा है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग जो हैं बताते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, द एक्टिविटीज़ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव no space. What then do we do? Clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब देख लीजिए यहाँ पे आपको इसी बात को जहन में रखना है कि कौन कौन सी डेट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी मतलब क्या कहते हैं, कौन कौन से बादशाह कब आए, कौन कौन से गवर्नर कब आए हैं, उसके बाद गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल कब आए हैं, वाइसरी कब आए हैं। तो तभी जाके हम लोग उन्हीं अहम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते। अब देखिए यहाँ पे हाउ डू वी पीरियडाइज, किस तरह से टू, इसका पीरियडाइज का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, टू स्प्लिट इनटू सेगमेंट। किस तरह करते हैं हम पीरियडाइज, यानी कि किस तरह से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश economist and political philosopher, published a massive 3-volume work। तो
ये जो जॉन मिल्स जो था, जो स्कॉटिस्ट इकोनॉमिक्स था या पॉलिटिकल फिलासफर था, उसने एक बहुत बड़ी, एक मैसिव वॉल्यूम जो है, यानी कि उसने एक वर्क करा था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो इसने क्या करा था, जेम्स मिल ने 1817 में इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में तकसीम करा था, 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो अब यहाँ पे एक बात मेरी आप लोग समझना कि जिस तरह से अगर यू हैव स्टडी इन अर्ली क्लास 6th एंड 7th, 6th में अगर आप देखेंगे वहाँ पे आप लोग एंशंट इंडिया के बारे में, जहाँ पे हिंदूज़ का ही ज़्यादा हिंदूज़ के ही ज़्यादा रूलर थे, हिंदू धर्म की ही ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रार्थना की गई है। वैदिक पीरियड था, वहाँ पे आपके पुराणास के बारे में, महाभारत के बारे में आप लोग पढ़ते हो, यानी कि ज़्यादातर आप लोग हिंदूज रूलर के बारे में पढ़ते हो। अगर हम मेडिवल की बात करेंगे, यानी कि 7th में आपने पढ़ा है जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रूलर थे, और मुस्लिम के एंड यानी कि जब मुग़ल का लास्ट अंपायर जो था बहादुर शाह सेकंड, जब 1857 के बाद रहा है 1862 तक, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से हम लोग जो हैं, हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनके कब्ज़े में आ गए थे। इसी तरह से जो है जेम्स मिल जो था उसने एक डेफिनेशन दिया, या 3 वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा मैस्यू, एक बहुत बड़ी किताब वॉल्यूम में उसने जो है एक काम करा है। उसने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में उसने डिवाइड करा था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो इसी तरह से इस द डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री को, इसी चीज़ को, ये जो उसने उस वक़्त काम किया था, या जो उसने एक सिंपली मान लो आप, उसने जो इस एक किताब में ये लिखा था, ये पब्लिश करा था, तो इसी को हमने जो है बाद में वी हैव एक्सेप्टेड फ्राम हियर टू डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीरियड्स। देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप सोचते हैं या इस तरह की कोई आपने प्रॉब्लम इसमें इंडियन हिस्ट्री में पाई? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों हम कोशिश करें इसको अलग अलग भागों में तकसीम करने की? क्यों हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। इसलिए हम जो है हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, क्योंकि इससे हमको जो है पीरियड की वजह से हमको पता चलता है कि इसकी ये बादशाहत यहाँ तक रही है, फलानी फेथ कहाँ तक रहा है, फलानी किंगडम कहाँ तक रही है, कब किसका रूल रहा है, कब ब्रिटिशर आए। तो एक डिमार्केट हमको वहाँ पे क्या है, एक हदूद मिलता है कि किस हद से लेकर कहाँ तक, यानी कि किस पीरियड से लेकर किस तक हमको अलग अलग एंशंट में कौन कौन रूलर आए, एंशंट के बाद आपका मेडिवल में कौन कौन रूलर आए, फिर किस तरह से ब्रिटिशर ने, डचेज़ ने, पोर्टुगीज़ ने, फ्रेंच ने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करा, और फाइनली वी हैव टोटली कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। अब हमारे जो भी आइडियाज़ हैं ये पास्ट से रिफ्लेक्ट होकर वजूद में आए हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अब इसकी वजह से हमको ये मालूम होता है कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था, और हमको पता चलता है कि आइंदा के लिए हमें इस तरह से, इन हालात से कभी भी, मतलब इस तरह के अगर हालात आएंगे तो किस तरह से हम उनको टैकल करेंगे। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोपियन। और मिल्स का ये भी सोचना था, जो एशियन, जो भी आज क्या है, मोर देन 48 कंट्री जो है वो एशिया कंटिनेंट में पाई जाती है, उसका ये ख्याल था, उसका ये सोच विचार था कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन, यहाँ का कल्चर, ओवरऑल जो कुछ भी है, ये यूरोपियन मुल्क से क्या है, डिफरेंट है, काफ़ी ये लोग जो हैं पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो उससे अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, जब उसने कहा था हिस्ट्री में बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, उससे पहले यहाँ पे क्या है, कौन, ब्रिटिशर आए थे। आप लोगों को पता है ब्रिटिशर कब आए हैं, वो आए हैं लगभग 1600 AB में, लेकिन इसने कब कहा था, 1870 में उसने ये कहा है। उसके बाद
हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। तो उस दौरान में यहाँ पे कौन लोग डेस्पोट्स थे, कौन लोग यहाँ के आमिर थे, कौन लोग यहाँ के लीडर थे, कौन लोग यहाँ पे क्या थे, किंग थे, वो कौन कौन थे, वो यहाँ पे कौन थे, मुस्लिम और हिंदू ही ज़्यादा थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टैबोज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड। अब देखो क्या था, जो लोग रिलीजियस थे, जो लोग मजहबी तौर दीनदार किस भी धर्म से वो थे, इंटॉलरेंस था, उनको तासुबात थे, उनको तंग नजरी थी आपस में, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, और उनमें काफ़ी सुपरस्टिशियस था, काफ़ी वहमी वो लोग थे, और काफ़ी वो टैब्यूज़ यानी कि ममानत करते थे, ज़ात पात धर्म वो छोटा है वो बड़ा है। तो उस दौरान ज़्यादातर किनका था, मुस्लिम्स यहाँ पे रूलर थे और हिंदू ही रूलर यहाँ पे थे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज्ड इंडिया टू डू दिस, इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। तो मिल का ये कहना था, उसने ये महसूस करा कि यहाँ की सिविलाइज के लिए ये ज़रूरी है कि यूरोपियन की तहजीब व सिविलाइजेशन को, यूरोपियन के आर्ट एंड कल्चर को, यूरोपियन के फ़न को, यूरोपियन के इंस्टीट्यूशन को और उसके कानून को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। तो मिल का ये भी कहना था कि उसका ये भी मशवरा था कि ब्रिटिशर ने ये तमाम टेरिटरीज़ जो है ये अपने कब्ज़े में लाई और ये यकीन दिलाया और इस बात को यकीन दहानी हिंदुस्तान के लोगों से कराई, क्योंकि वो लोग जो है खुश लग रहे थे। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ ए प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। तो ये भी आपको पता है गांधी जी का ये भी यही कहना था कि ब्रिटिशर के बगैर हमारी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकती थी। तो इसी बेस पे यहाँ पे जो भी लीडर्स, जो भी रूलर थे या जो भी यहाँ पे बाशूर लोग थे, उनका यही कहना था कि हम अंग्रेज़ों के बगैर यहाँ पे किसी भी तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ द प्रोग्रेस एंड द सिविलाइजेशन। तो इसी तरह से तमाम हिस्ट्री में जो ब्रिटिश रूल है रिप्रेजेंट करता है तमाम प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे। तो एक ये भी हम कह सकते हैं ब्रिटिश से पहले हम लोग एक अंधेरे में रह रहे थे, यहाँ पे किसी तरह का टेक्नोलॉजीज़ नहीं था, किसी तरह की यहाँ पे जो है उस तरह की प्रोग्रेस नहीं थी। इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन एनी केस वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज हिंदू और ए मुस्लिम। अब देखो अगर हम हिस्ट्री की बात, चाहे वो हिंदू पीरियड होगा या मुस्लिम का होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का उतना प्रोग्रेस नहीं था। डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ द फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे जो है यकायक फेस जो है यानी कि उनका धर्म जात पात जो है वजूद में आ रहे थे डिफरेंट पीरियड में। वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। हम मतलब यानी कि हिस्ट्री को या इस पीरियड को हम सिर्फ रिलीजियसी तौर पर क्यों ही हम रूलर को डिवाइड करते हैं। टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर डोंट रियली मैटर। इस चीज़ का मैटर नहीं करता है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन द एंशंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। अगर हम एंशंट इंडिया की बात करेंगे वहाँ पे भी अलग अलग धर्म थे, जैनिज़्म था, बुद्धिज़्म था, हिंदुज़्म था, तरह तरह से लोग जो है अलग अलग ग्रुपों में बांटे गए थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए आर हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशंट, मेडिवल और आपका जो है मॉडर्न है। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इट इज़ ए पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। अब देखो ये जो पीरियड यानी कि पीरियडाइजेशन क्या होता है, टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, टू स्प्लिट इनटू द सेगमेंट्स। किस तरह से हमने यहाँ की हिस्ट्री को डिवाइड करा, एंशंट के बाद मेडिवल, मेडिवल के बाद मॉडर्न। अब देखो इट इज़ द पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम, तो हमने इसको वेस्ट से अडॉप्ट करा है पीरियडाइजेशन को। वियर द मॉडर्न पीरियड वर एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो अगर हम मॉडर्न जदीद दौर की अगर हम बात करेंगे, हमने इसको अडॉप्ट करा है मॉडर्निटी से, साइंस से, रीजन से, डेमोक्रेसी और लिबर्टी से। मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो आपका मेडिवल जो आपका पीरियड है उसको हमने क्या करा है, जो आपका मेडिवल पीरियड जो यहाँ पे है, ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप देख लीजिए, मेडिवल वाज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिज नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पे अगर हम मेडिवल की बात करेंगे, वो दरमियानी हिस्सा था जहाँ पे उस वहाँ के फीचर्स को देख करके हमको इस चीज़ जो मॉडर्न हमको ये ऑब्ज़र्व होता है, हम इस चीज़ की तरफ तहकीक करते हैं या तहकीक हमको होती है कि वो भी मेडिवल पीरियड भी उतना क्या था, मॉडर्न सोसाइटी नहीं थी। उसके बाद कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। तो हम जो है इसको अनक्रिटिकली मतलब गैर नुक्ताचीनी करने के बगैर हम जो है मॉडर्न पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं जब हम स्टडी करते हैं। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। लेकिन ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे जो था काफ़ी लोगों के ऊपर जुल्म करा था, लोग यहाँ के आज़ाद नहीं थे, हम उनके गुलाम थे। तो हमने ये भी देखा है, तो उसको हम मॉडर्न नहीं थे। ये हम कहते हैं उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लाया, यहाँ पे रेलवे को मतलब इनाग्रेशन किया, यहाँ पे रोड्स वगैरह बनाए, लेकिन यहाँ पे जो था इक्वलिटी नहीं था, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, लोगों को यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाया गया था। नार वाज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द, लेकिन इकोनॉमी तौर पर भी यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो है यहाँ का हमारा जो स्टेट है, नेशन है, ये डेवलप्ड नहीं था। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज ए कॉलोनल। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसको कॉलोनल पीरियड कहा गया है, अंग्रेज़ों का पीरियड कहा गया है, यानी कि वो पीरियड जो बाहर से कोई लोग आते हैं आपके मुल्क पर कब्जा करते हैं, तो उसको कॉलोनल पीरियड कहा जाता था। तो ये ओवरऑल आपका क्या था, दिस वाज ओवरऑल द पीरियडाइजेशन, कि हमारी इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड करा है और किसने करा है और क्यों हम इसको एज ए पीरियडाइजेशन के तौर पर पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू द पीरियड्स हम क्यों पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका है व्हाट इज़ कॉलोनल। कॉलोनल, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कॉलोनल। कॉलोनल का मतलब क्या होता है, नव आबियाती होना, यानी कि एक मुल्क जो बाहर से आता है आपके मुल्क में बैठता है और उसके बाद आपके मुल्क में ही कब्ज़ा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनल, यानी कि नव आबियाती पीरियड कहते हैं। सिंपली हम क्या कहेंगे, कॉलोनलिज्म क्या होता है। कॉलोनलिज्म इज़ ए प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोल बाय वन पीपल और पावर our other people or areas after by establishing colonize and generally with aim of economic dominance। अब देखो सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या है हिंदुस्तान में रह रहे थे। अब देखो इन दिस बुक यू विल बी रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कन्क्यूर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। हम सब्जुगेटिंग लोकल्स, नवाब्स एंड द रंगास। तो किस तरह से यहाँ पे ब्रिटिशर आ गए, किस तरह से उन्होंने मुगलों को हराया, किस तरह से नवाब को हराया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे मराठास को हराया, टीपू सुल्तान को हराया, अलग अलग लड़ाइयाँ उन लोगों ने करी और किस तरह से हमारे मुल्क जो है मुल्क को अपने सब्जुगेशन में लाया, अपने सब्जुगेट में लाया, कब्ज़े में लाया, नवाब्स को लाया, यहाँ के राजाज को, यहाँ पे नवाब को किस तरह से अपने कब्ज़े में लाया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉलोनलिज्म, यानी कि कॉलोनल पीरियड हम उसको कहेंगे। सिंपली अगर यहाँ पे आप देखें, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ द वन कंट्री बाय द एग्जैक्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय एन अदर leads to these kinds of the political, economic, social and culture changes, we refer to this process the colonization। यानी कि जब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री, बाहर की कंट्री जो है वो मतलब दूसरी कंट्री पर कब्ज़ा करती है और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, समाजी तौर पर जो कुछ भी कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन उसके अंडर में आता है, यानी कि उसको अपने कब्ज़े में लाते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन। आप देख लीजिए, आप जब ब्रिटिशर यहाँ पे आ गए तो उनका जो है किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स में ओवरऑल जो भी उनका सिस्टम था, जो भी उनका क्या कहते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे मतलब आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम नीचे से ऊपर, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डीसी होता है, डीसी के बाद तहसीलदार होता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को ऑफिशियली रिकॉर्ड में रखा।
वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे अहम जो हमको एक जो डाटा मिलता है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिलता है। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ द राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। लिखने का जो ब्रिटिशर का ये यकीन था कि लिखने का ये एक्ट जो है, लिखने का काम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। हर एक जो भी डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे लेती है, जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी इन्वेस्टिगेट वो करते हैं, उसको क्लियरली तौर पर रिटन में होना चाहिए। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेट। तो एक बार जब ये तमाम रिकॉर्ड्स को कि किस तरह से हम पॉलिसीज बनाएंगे, किस तरह से वो तहकीकात करते थे, कोई भी प्लान पॉलिसी वो बनाते थे या डिसीजन लेते थे, उसके बाद उसको जब वो उसके ऊपर काफ़ी वो प्रॉपर तौर पर वो लोग क्या करते थे, डिस्कशन करते थे और वो लोग उसको पढ़ते थे। दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द मेमोज, नथिंग एंड द रिपोर्ट्स। ओवरऑल जो कुछ भी इनमें वो क्या करते थे, जो कुछ भी वो लोग इसमें जो है मतलब मेंशन करते थे, वही बाद में एज ए लॉ उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते थे। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम लेटर्स को ये प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। यानी कि हर एक दफ्तर में, जैसे तहसील का ऑफिस होता है, आपका पुलिस स्टेशन होता है, आपका हेल्थ सेंटर होते हैं, कोई भी मतलब ओवरऑल लगभग जो है 35 से लेकर 40 डिपार्टमेंट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में। तो उनका अलग अलग ऑफिस रखा, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा, इंस्टीट्यूशन रखा। द विलेज तहसीलदार ऑफिस रखा, द कलेक्टर, द कलेक्ट्रेट रखा, द कमिश्नर ऑफिस रखा, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट एंड द लॉ कोर्ट्स। तो ओवरऑल जो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें यही हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया जो है, किस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस करा, किस तरह से उन्होंने ओवरऑल यहाँ का रिकॉर्ड, जो कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे था, उन्होंने किस तरह से उन्होंने मतलब उसको रिकॉर्ड करके रखा। ठीक है। उसके बाद इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द सेपरेट ऑफ द प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज हैव। जो कुछ भी पॉलिसी, जो कुछ भी उन्होंने कानून बनाए थे, जो कुछ भी प्लान बनाए थे, उनको पहले उन्होंने पब्लिश करा था, लेकिन 19th सेंचुरी में उनकी काफ़ी कापियाँ निकाली, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिंट करा गया। उसके बाद आप देख लीजिए सर्वे बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सर्वे आ गया। आप लोगों को पता है कि हर 10 साल के बाद जो है सर्वे होती है, कितने पढ़े हैं, कितने पैदा हुए, कितने मुलाजम हैं, कितने पुअर हैं, कितने रिच हैं, इस तरह की जो है सर्वे होती है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जब हम कॉलोनलिज्म में आ गए, जब हम कॉलोनियल पीरियड में आ गए, जब हम ब्रिटिशर के अंडर आ गए, तो उन्होंने ओवरऑल जो सिस्टम था, हिंदुस्तान का जो भी नवाब थे, राजाज थे, महाराजाज थे, यहाँ के जो भी बादशाह थे, वो उनके अंडर कंट्रोल में आ गए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, कुछ किस तरह से उनको मतलब ओवरऑल जो कुछ भी तहसील को किस तरह चलाना, डिस्ट्रिक्ट को किस तरह, स्टेट को किस तरह से चलाना है, उन्होंने ये जब मेंशन करा, उसके बाद उन्होंने सर्वे भी उन्हीं के दौर में हुआ है। कॉलोनल एडमिनिस्ट्रेशन में द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। तो ब्रिटिशर का ये कहना था कि उनका यकीन ये था कि तब तक हम जो है प्रॉपरली यहाँ पे इफेक्टिवली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर सकता है, यानी कि हम यहाँ पे पूरी तरह से पावरफुल नहीं रह सकते हैं जब तक कि यहाँ पे हम सर्वे नहीं करेंगे या यहाँ के डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री in the villages. Revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local historian and the cropping pattern. All the facts seized as necessary to know about the administer the region. तो ओवरऑल जो कुछ भी टोपोग्राफी मतलब यहाँ की हिंदुस्तान की उन्होंने ये सर्वे करा था। ओवरऑल टोपोग्राफी, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितनी लिटरेसी है, यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ओवरऑल उन्होंने पढ़ा। यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना, पेड़ पौधे किस किस तरह से उग रहे हैं, पेड़ पौधों की क्या क्या स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे किस किस तरह से किस किस तरह के एनिमल है, क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है, किस किस तरह से फसलें वगैरह यहाँ पे
उगती है, उन्होंने ओवरऑल इस चीज़ का सर्वे करा। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज, जोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोलॉजी, मतलब अलग अलग तौर से पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट, ओवरऑल उन्होंने सर्वे करा। उसके बाद है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो कौन सा ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो उन्होंने नहीं कहा, क्या सरकारी रिकॉर्ड नहीं बताते, कौन सा वो रिकॉर्ड नहीं बताते थे। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम दिस वेस्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट द official thought or they were interested in and what they wish to preserve for prosperity। मतलब वो कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, किसी मौजू पर दस्तावेज, यानी कि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि किस चीज़ में वो इंटरेस्ट हैं, कि किस तरह से वो यहाँ की ओवरऑल जो भी विशेष होती है किस तरह से वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह था। दीज रिकॉर्ड्स डोंट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। किस तरह से वो इस रिकॉर्ड को किस तरह से वो रिकॉर्ड उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं रहता था, उस या किस तरह से वो लोगों पर उसको महसूस नहीं करते थे, या कौन से इसके पीछे वो किस किस तरह से इकदाम उठाते थे। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, थॉट दैट दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब देखो, अगर हम देखेंगे, अगर हम बाकी मुल्कों में जिस भी तरह का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, वो यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड से काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पे ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग तौर से हमने जो भी यहाँ पे ट्रेवल्स आ गए, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिमेज रखा हमने, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा, पीपल्स का रखा हमने, अकाउंट ऑफ द पिलग्रिम्स हमने रखा, ट्रेवलर्स के बारे में, ऑटोबायोग्राफीज, मतलब ओवरऑल कौन सा कब क्या क्या है, ओवरऑल हमने उनमें उन चीज़ों को रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है क्लियरली समझ आया होगा। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस मेन पॉइंट्स, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, तारीखें कितनी अहम हैं, एंड विच डेट्स, कौन कौन सी तारीखें जो है इम्पोर्टेंस रखती है, हाउ डू वी पैराडाइज, किस तरह से हमने हिस्ट्री को पीरियड को डिवाइड करा, किस तरह से हमने इसको स्प्लिट करा, क्या कहते हैं अलग अलग एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर में हमने किस तरह से डिवाइड करा। और उसके बाद हमने पढ़ा इसको व्हाट इज़ कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म क्या होता है, सब्जुगेशन, व्हेन द फॉरेनर्स कम एन अदर कंट्री एंड दे कॉलोनाइज देयर, दे वहाँ के लोगों पर वो लोग क्या करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कॉलोनल पीरियड और कॉलोनलिज्म उसको कहा जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अब देखो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, जब हम ओवरऑल नवाब्स को, राजाज को, महाराजाज को, यहाँ की तमाम जो भी बादशाहें रहती थी, जो भी यहाँ पे रूलर रहते थे, उनको जब आपने अंडर कंट्रोल में लाया तो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कुछ प्लान बनाए जो उन्होंने किताबों में उनको कलमबंद करके रखा और बाद में उसी को इम्प्लीमेंट करे। और उसके बाद आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, वही चीज़ें नहीं जिनसे वो गैर वाकिफ़ थे, यानी कि सिंपली तौर पर जिनसे वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं होते थे। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको इस टॉपिक के बारे में किसी भी तरह की आई क्वेरीज है, कोई डाउट रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सिंपली आखिर में आपको यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस, ताकि आपकी मोटिवेशन से मैं अपने व्यूअर्स की मोटिवेशन के तहत जो है आगे कंटिन्यू इस प्रोसेस को रखूँ। थैंक यू वेरी मच।